आज का हमारा टॉपिक है एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज किसको बोलते हैं, ये हमारे कुछ इंट्रोडक्शन है जिसमें हमारा पहला है कि एसक्यूएल इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस। आपका एसक्यूएल क्या होता है? जब भी आप कोई डेटाबेस क्रिएट करते हो उसमें से आपको स्टोर करना है कोई डेटा, न्यू डेटा, या फिर आपको मैनिपुलेट करना है, मतलब डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, तो आप मैनिपुलेशन कर सकते हो, या रिट्रीव करना है, किसी को कोई डेटा निकाल के देना है उसमें से, या फिर आपको शो करना है किसी को डेटा, या फिर कोई फ़िल्टरिंग करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, एसक्यूएल का यूज़ कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है किस चीज़ के लिए? स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग और रिट्रीविंग के लिए। अगला है हमारा एसक्यूएल की फुल फॉर्म। तो एसक्यूएल की फुल फॉर्म हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। बहुत सारी जगह पे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है? और मीनिंग क्या है, कि मतलब इसको हम एसक्यूएल ही क्यों बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ही क्यों बोलते हैं? तो उसका मतलब ये है कि कुछ आपके स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, मतलब कि सिंटैक्सेस बनाए गए हैं क्वेरीज को लिखने के लिए। तो उन क्वेरीज के स्ट्रक्चर्ड को कंबाइंड करके एक प्रॉपर लैंग्वेज बनाई गई जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एसक्यूएल। तो इस तरीके से इसका नाम जो है ये इन्वेंट हुआ था या डिजाइन किया गया था। अब आपको ये एसक्यूएल क्या करता है? आपको हेल्प करता है एक्सेस करने में, मैनिपुलेट करने में एक डेटाबेस को। मतलब एक डेटाबेस को एक्सेस करना, मतलब उसको यूज़ करने के लिए हेल्प करता है। और मैनिपुलेट करना, मतलब कि जो हमने ऊपर सीखा था फर्स्ट वाले पॉइंट में, स्टोर करना, मैनिपुलेट करना, रिट्रीव करना, तो ये सारी चीज़ें करने में आपको हेल्प करता है। अब एसक्यूएल जो है वो एक स्टैंडर्ड बना कब और किसने बनाया? एसक्यूएल हमारे अंसी ने बनाया इन 1986 में, एक स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज बनाया है जिसको, मतलब एसक्यूएल पहले से यूज़ हो रहा था पर उसे दिया किसने? अंसी ने। अंसी की फुल फॉर्म है हमारी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो उसने 1986 में हमारा क्या किया? उसको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराया। फिर हमारा एक सर्टिफिकेट होता है जिसे हम आईएसओ सर्टिफिकेट बोलते हैं। अगर कोई चीज़ आईएसओ सर्टिफाइड हो जाती है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारा जो ये एसक्यूएल है, ये कब आईएसओ सर्टिफाइड हुआ? ये आईएसओ सर्टिफाइड हुआ हमारा 1987, मतलब कि उसके स्टैंडर्डाइज़्ड होने के 1986 में जब एनसी ने उसे स्टैंडर्डाइज़ कराया, उसके 1 साल के बाद 1987 में उसे एक आईएसओ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिया गया। मतलब उसे एक मान्यता प्राप्त करा दी गई। अगला होता है कि हमारा ये एसक्यूएल जो है कि आपको क्या-क्या हेल्प करता है? एसक्यूएल क्या आपको क्या डेटाबेस के साथ वर्किंग करने में हेल्प करेगा? किस तरीके से वर्किंग करने में हेल्प करेगा? और आप क्या-क्या वर्किंग कर सकते हो उसके साथ? तो एसक्यूएल कैन एग्जीक्यूट क्वेरीज अगेंस्ट अ डेटाबेस, मतलब कि क्वेरीज हमारी एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, तो क्वेरीज ही वर्क कर पाएगा वो। उसके बाद आ जाता है रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। तो रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस वही आपको शो करना है डेटा, कोई पर्टिकुलर डेटा या होल डेटा है, आपको कुछ भी किसी भी तरीके का डेटा आपको डिस्प्ले करना है, तो आप कर सकते हो। एक नया डेटा इंसर्ट करना है आपको, तो आप इसमें कर सकते हो, एसक्यूएल आपको हेल्प करता है। अपडेट कर सकते हो किसी रिकॉर्ड को, अपडेट मतलब कि मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो किसी भी रिकॉर्ड में। अगला है आपका डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ डेटाबेस। कोई रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन ये भी कुछ परमिशंस दी जाती हैं, जो भी आएगा एक आपका पॉइंट इसमें। तो उन परमिशंस के थ्रू ही आप डिलीट कर, वैसे तो आप डिलीट की कमांड चला सकते हो अगर आप स्टार्टिंग में बिगिनर हो एसक्यूएल के, तो आप डिलीट की कमांड, इंसर्ट, अपडेट सब चीज़ें कर सकते हो अपने डेटाबेस के साथ। पर आगे चल के जब आप एक प्रोफेशनल उसमें यूज़ करते हो एसक्यूएल, तो आपको कुछ परमिशंस दी होती हैं। उन परमिशंस को आपको पहले हटाना पड़ता है, या आपको उन परमिशन को लेना पड़ता है पहले, तब जाके आप क्या कर सकते हो? डिलीट कर सकते हो। जैसे कि आपका जो लेटेस्ट वर्ज़न है एसक्यूएल का वर्कबेंच, उसके अंदर क्या है कि आपको अगर कुछ भी चीज़ अपडेट या डिलीट करनी है, तो उसमें एक सेफ मोड होता है, जिसको आपको अनटिक करना पड़ता है, मतलब कि रिमूव करना पड़ता है। उसके बाद ही आप अपने डेटा में कोई भी चेंजेस कर सकते हो या डिलीशन कर सकते हो। आप एक नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। वो तो आपको पता ही है कि अगर एसक्यूएल में आप काम कर रहे हो तो पहले डेटाबेस चाहिएगा। आपको उसमें बिना डेटाबेस के कोई टेबल नहीं बनेगा, बिना टेबल के कोई डाटा स्टोर होगा नहीं, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिएगा? एक डेटाबेस। अब जब आप एक नया डेटाबेस बनाओगे तो आप उसके अंदर न्यू टेबल्स भी बना सकते हो। क्रिएट न्यू टेबल्स इन अ डेटाबेस।
क्रिएट स्टोर्ड प्रोसीजर्स इन अ डेटाबेस। मतलब कि प्रोसीजर्स क्या होते हैं, वही आपके सिंटैक्सेस क्वेरीज होती हैं जिसको आप यूज करके अपने कोई भी डाटा को स्टोर कर सकते हो, या उनको यूज करके आप सब क्वेरी या अपनी खुद की कोई क्वेरी बना सकते हो। क्रिएट व्यूज इन अ टेबल। व्यूज आपका एक वर्चुअल टेबल होता है। वर्चुअल टेबल वो होते हैं जिसमें जो कि आपके एग्जिस्ट तो करते हैं, पर वो एग्जिस्ट नहीं भी करते हैं, क्योंकि ये जो वर्चुअल व्यूज होते हैं ना, ये मतलब वर्चुअल टेबल्स होते हैं जिन्हें हम व्यूज बोलते हैं, ये हम खुद जनरेट करते हैं क्वेरी के थ्रू। उन क्वेरी के थ्रू हम उन वर्चुअल टेबल को क्रिएट करने के बाद सिर्फ हम उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। उसमें कोई इंसर्शन नहीं कर सकते, उस क्वेरी में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। या उसमें मान लो अगर एक स्टूडेंट टेबल है, उसमें से आप कई सारे कॉलम्स होते हैं, हमें उसमें से सिर्फ स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका फ़ोन नंबर चाहिए। तो आपने एक क्वेरी जनरेट करी और एक व्यू बना दिया, व्यू जनरेट कर दिया, तो वो आप सिर्फ़ डिस्प्ले कर सकते हो डेटा। जब भी आप स्टूडेंट टेबल में कोई नया डेटा एंटर करोगे या फिर कोई पुराने डाटा को अपडेट करोगे, तो वो चेंजेस वो उसमें होंगे। लेकिन आप व्यू के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। आपको मेन टेबल में चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाके आपके व्यू में चेंज होंगे। लेकिन अगर आपने व्यू में 3 ही कॉलम लिए हैं, तो वो 3 ही कॉलम डिस्प्ले करेंगे। आप उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। सेट परमिशंस ऑन टेबल। आप परमिशंस दे सकते हो उसको टेबल्स के लिए। कोई भी मान लो आपके 2-3 यूज़र हैं एक डेटाबेस को यूज़ करने वाले, तो आपने एक को इंसर्ट की परमिशन दी है, मतलब नया डेटा एंटर करने की परमिशन दी है, एक को डिलीट करने की परमिशन दी है, एक को अपडेट करने की और एक को सारी परमिशन दे रखी है। तो इस तरीके से आप परमिशंस दे सकते हो, किसके लिए? टेबल्स के लिए, प्रोसीजर्स के लिए और व्यूज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप एक एसक्यूएल के थ्रू कर सकते हो। तो मतलब ये आपको एक तरीके से बेनिफिट है, एक फीचर्स प्रोवाइड करे गए हैं कि एसक्यूएल क्यों है और क्या-क्या आपको दे सकता है, वो आपको कोई क्या-क्या बेनिफिट दे सकता है। अगला है आपका हाउ टू यूज़ एसक्यूएल इन वेबसाइट बिल्डिंग। आप एक वेबसाइट बनाने के लिए एसक्यूएल का यूज़ कैसे कर सकते हो? तो ये है आपका मतलब एसक्यूएल जब आप वेबसाइट बनाते हो, तो ये वेबसाइट में क्या होता है? अब आप सोचोगे कि एसक्यूएल का वेबसाइट से क्या लिंक है? तो एसक्यूएल का वेबसाइट से लिंक ये है कि आपको वेबसाइट पे कोई डाटा शो करना है जो कि डेटाबेस में से आ रहा है। तो अब वो उसके लिए आप कैसे यूज़ करोगे एसक्यूएल को? तो उसके लिए हम कैसे यूज़ करेंगे, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें देखने हैं। जैसे कि टू बिल्ड एनी टाइप ऑफ वेबसाइट वेयर अ डाटा इज़ रिट्रीविंग फ्रॉम डेटाबेस वी नीड। तो हमें कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए जहाँ पे हमारा डेटाबेस में से डेटा आ रहा है, उस वेबसाइट पे हमें किस-किस चीज़ की ज़रूरत होगी? पहला, डेटाबेस कहाँ क्रिएट किया जाएगा? तो वो है आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो जहाँ आप जो आपका आरडीबीएमएस को सपोर्ट करता हो। क्योंकि हमारे पास में 2 तरीके के डेटाबेस होते हैं, एक डीबीएमएस और एक आरडीबीएमएस। डीबीएमएस होता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और हमारा जो आरडीबीएमएस होता है वो होता है हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आरडीबीएमएस और डीबीएमएस में हम प्रेफ़र करते हैं आरडीबीएमएस को, क्योंकि वो रिलेशंस जनरेट करता है। वो आगे आप देखोगे अगली वीडियो में मेरे कि आरडीबीएमएस होता क्या है और डीबीएमएस क्या होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है और हम क्यों आरडीबीएमएस को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं डीबीएमएस के कंपेयर में। तो आपके कुछ ये सॉफ्टवेयर्स हैं, एमएस एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर, मायसीक्वल, आप इसमें अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। अगला है हमारा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, मतलब कि कैसे आपका जो डेटा है वो डेटाबेस में मतलब स्टोर होगा। आप कैसे अपनी कोडिंग करोगे, कहाँ अपनी कोडिंग करोगे जो आपका डेटाबेस डेटा में स्टोर हो, रिट्रीव हो, डिलीट, अपडेट सारी चीज़ें हो। उसके लिए हम कुछ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे पीएचपी हो गया, जावा हो गया, बहुत सारी लैंग्वेज है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जो लेटेस्ट ट्रेंड में चल रही है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। फॉर टेकिंग डेटा फ्रॉम बैक एंड टू फ्रंट एंड। आप बैक एंड और फ्रंट एंड क्या होता है? बैक एंड होता है आपका जहाँ डेटाबेस स्टोर हो रहा है और फ्रंट एंड वो होता है जहाँ आपका डेटा डिस्प्ले हो रहा है डेटाबेस में से। तो अब हमें अगर जहाँ पे डेटा स्टोर है, स्टोरेज में से निकाल के डिस्प्ले में लेकर आना है डेटा को, जैसे कि कपड़ों का शोरूम होता है, वहाँ पे क्या होता है कि आपका एक गोडाउन होता है, गोडाउन में आपका सारा सामान रखा हुआ है। तो वहाँ से निकाल के आपको डिस्प्ले में जो मैनीक्विन्स होते हैं उसके ऊपर पहनाना है उसको कपड़ों को,
तो आप वहाँ से लेकर वहाँ तक उस कपड़े को लेकर कैसे आओगे? तो वही सेम चीज़ यहाँ होती है कि बैक एंड से फ्रंट एंड कैसे लेकर आओगे। तो उसके लिए आपको ये एसक्यूएल या एमएस एक्सेस का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें आप क्वेरीज़ लिखते हो, उन क्वेरीज़ के थ्रू ही आपका डेटा डिस्प्ले होगा। For creating the front end to show the data from database. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब ये है कि जो मैंने कहा कि आपको बैकएंड से फ्रंट एंड पे डेटा लाना है। फ्रंट एंड पे डेटा तो आप ले आओगे, लेकिन फ्रंट एंड को डिजाइन भी तो करना पड़ेगा कि डेटा डिस्प्ले किस फॉर्म में होगा। तो वो आपके कैसे करोगे? तो उसके लिए अभी आपको एचटीएमएल सीएसएस का यूज करना पड़ेगा, जो कि आपका बेस है। एचटीएमएल सीएसएस आपका फ्रंट एंड बनाने में आपको हेल्प करता है। उसके अलावा बूटस्ट्रैप मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे। बूटस्ट्रैप जो है आपका एक बनी बनाई वेबसाइट है, जिसको आप सिर्फ इसके एक्सटेंशन को लगा के, मतलब यूआरएल्स जो होते हैं हमारे, उन यूआरएल को कॉपी करके, उन पाथ को कॉपी करके लगा के अपने आपको क्रिएट तो करना पड़ेगा एचटीएमएल का पेज। तो वहां पे आपको टाइटल टैग और ये सारी चीजें होती हैं, जो अब आपको जहां से भी एचटीएमएल वगैरह आपने कभी पढ़ा हो तो उसमें पता होगा। तो कैसे करते हैं? तो बूटस्ट्रैप में बस आपको लिंक करना होता है बूटस्ट्रैप को, और वहां पे आपको सारी चीजें बनी बनाई मिल जाती हैं। आपको बस उसमें से कॉपी पेस्ट करना होता है कोड, और अपने हिसाब से उसमें चेंजेस करने होते हैं, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे कलर हो, चाहे कुछ भी हो। तो इस तरीके से आप अपने एसक्यूएल से वर्किंग करा सकते हो। आपने मतलब वेबसाइट कैसी क्रिएट करोगे, वेबसाइट को कैसे बनाओगे, बिल्डिंग करोगे उसकी। तो इस तरीके से आप एसक्यूएल को यूज कर सकते हो अपने डेटा को शो करने के लिए। तो ये आज का था टॉपिक कि एसक्यूएल हमारा होता क्या है, एसक्यूएल क्यों बनाया गया और किस लिए हम यूज कर रहे हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन था कि एसक्यूएल क्यों हमारे लिए, मतलब एक आपका करंट ट्रेंड की लैंग्वेज क्यों है। तो ये आपका पूरा एसक्यूएल का कंसेप्ट था।